These are the images of Muslim community living in independent India. Muslims are the largest minority community in the country. India has been a land of composite culture in which Indian Muslims had shared their particular historical and cultural heritage. During the Indian War of Independence, hundreds and thousands of Muslim youth had sacrificed their lives and thousands of Muslim clerics were hanged, shot or blown from the mouths of cannons. In the First War of Independence in 1857, the armed revolt against the colonial ruler under the leadership of last Indian Emperor Bahadur Shah Zafar shook the very foundation of British Empire. The pages of history bear testimony to the fact. मुसलमान भारत में 1857 से लेकर के जो राष्ट्रीय संग्राम है उनमें मुसलमानों की बड़ी भूमिका है। दिल्ली का बादशाह होने के नाते सिपाहियों ने विद्रोह के बाद जिसके पास कुछ नहीं था, पालन पर भी उसका अधिकार नहीं था, जिसे प्रतीक रूप में चुना, विद्रोह के सिंबल के रूप में चुना, वो दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह था। झांसी की रानी या नाना साहब नहीं थे जो हिंदू ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि बहादुर शाह केंद्रीय ताकतों का प्रतिनिधित्व करता था। उसके पुरखों ने कभी पूरे भारत पर राज किया था, इसलिए राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए सिपाहियों ने उसे अपना नेता बनने के लिए लगभग मजबूर किया। On August 1947, India got independence from the British rule, but it had to pay a heavy price for it. For the interests of a few, the country was divided into two parts. The conspiracy was well planned and hatched in 1925 by the Hindu right-wing Rashtriya Swayamsevak Sangh and Veer Savarkar, the main ideologue of the Hindu Mahasabha, which coincided with the formation of the Muslim League. जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और एक हिस्सा हिंदुस्तान का एक अंग तोड़ करके पाकिस्तान बना दिया गया, उनके पीछे किन लोगों के हाथ रहे, किन लोगों के उनके पीछे कॉन्स्पिरेसीज रही, उसको तो हिस्ट्री में सब लोग जानते हैं। अपने देश में जितने इंटेलेक्चुअल और क्रीम थी मुस्लिम्स कम्युनिटी की, वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चली गई और इससे एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। After 67 years of Indian independence, the minority Muslims in India have not achieved social and economic progress as compared to other communities living in the country. आजादी के बाद का वो दौर जब कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस से घिरा हुआ था मुसलमान, एलीट यहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान जा चुका था। जो यहां बचा था वो दबा कुचला सहमा हुआ तबका था, वो काश्तकार था, वो दस्तकार था, वो मजदूर था और दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस से घिरा हुआ था। एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स था कि उसको पार्टीशन का जिम्मेदार बताया गया था और दूसरा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, फियर साइकोसिस थी, दंगे हुए थे, वो डरा सहमा और एक अपराध बोध से ग्रसित तबका यहां बचा था। Today, a closer look at the political, economic and educational status of Indian Muslims in all the states of the country makes it clear that Indian Muslims have lagged behind practically on almost every socio-economic indicators after independence. मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो निहायत ही खराब, माशी एतबार से, सियासी एतबार से, तालीमी एतबार से, हर एतबार से देखा जाए तो ये समझ में आता है कि किसी भी मैदान में इस लायक नहीं है कि उनको कहा जाए कि मुसलमान बहुत ही इत्मीनान और चैन और सुकून की जिंदगी गुजारते होंगे। यही नहीं, आबादी के एतबार से और इलाके के और शहर के एतबार से देखा जाए तो इसमें भी अफसोस होता है कि जो अब मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, जो मुस्लिम अक्सरियती शहर हैं, वहाँ पे भी इलाके की और वहाँ के माहौल की तरक्यात वहाँ पे नहीं है और लगता है कि ये बहुत ही जब कोई तो पसमानदा और बहुत ही बैकवर्ड इलाके से तो गुजरने पर तो मालूम होता है कि लगता है कि ये कोई मुस्लिम इलाका है, जब ही तो इतना बैकवर्ड है। एक दो जख्म हो तो उसकी बात की जाए। यूं कहें तो आजादी के बाद मुसलमान
योजनाबद्ध तरीके से मेन स्ट्रीम से दूर किया जाता रहा और आज उसकी स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक की हो गई है। Education is a key factor in the overall progress or underdevelopment of any community. According to the latest figures, Muslim population in India is not only trailing behind other communities in the field of education, but their share in bureaucracy and other public sector employments have been declining continuously and drastically. यही मुसलमान था जो आजादी के पहले शिक्षा के क्षेत्र में 40% था, और ये आज के डेट में आंकड़े गवाह हैं इस बात के कि किसी सूबे में 1.5% और किसी सूबे में 1% और किसी सूबे में 2.5% ये शिक्षा के क्षेत्र में है, और लगभग यही हाल सभी क्षेत्र में है। तो ये तो बात सही है, एकदम साबित हो चुकी है कि शिक्षा के मैदान में पीछे होना मुसलमानों की शिक्षा बाकी सारे क्षेत्रों में पीछे होने का कारण है। ये क्यों हुआ और इसका हल क्या है, इस पर ना ही बहस होती है, ना ही इस पर कोई अमल होता है। और अक्सर मैं झुंझला के कहता हूं कि हमारी एक आंख फूटी है तो बड़े हमदर्द हैं, तो लोग कहते हैं तुम काने हो, तुम काने हो। थोड़ी किसने बहस इस पे क्यों नहीं होती? उस वक्त भी क्रीम मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के बावजूद नौकरियों में 20 से 30 और किन्हीं में 50 और 52% तक उनका हिस्सा था, लेकिन 60 के दशक के बाद धीरे धीरे नौकरियों में डे बाय डे उनका एक्सक्लूजन होता गया, और आज ये हालात आए हैं कि टेलीस्कोप से भी देखने पर नौकरियों में उनकी संख्या बहुत कम नजर आती है। Education plays a vital and effective role in the progress of a community. Madrasa education is a significant medium of education for the children of poor working class Muslim families. Apart from Urdu language, other subjects are also taught in madrasa today. Civil society organizations working in the field of education believe that both the central and state governments have failed in their responsibilities to recognize and upgrade the madrasa education system. अगर हम सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं, सारे धर्मों के लोगों को मान्यता देते हैं, चीजें करते हैं और ये कहते हैं कि हम एक सेकुलर राज्य हैं, तो अगर हम अन्य स्कूल सिस्टम को मान्यता दे रहे हैं, ईसाई मिशनरीज द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं उसको मान्यता है, हिंदू मिशनरीज अपना स्कूल चला रहे हैं उनको मान्यता है, फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा चलने वाले मदरसों को मान्यता क्यों नहीं है? ये एक बहुत अहम सवाल है कि इस पे कभी सरकार जाना नहीं चाहती कि हम मदरसों को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। मदरसे से पढ़े हुए बच्चों का एडमिशन दूसरे एडेड स्कूल वाले लेने से मना करते हैं, उस पे प्रशासन और शासन अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है? Thousands of children from Muslim community go to madrasas with the hope that they would get the best education. But in reality, the issue of improving the madrasa education system is hardly given any priority. In fact, questions are raised about their role in society. Today, madrasas are viewed with suspicion for their alleged links with terrorism. मसाइल हमारे साथ ये है कि सबसे पहले तो ये है कि बगैर किसी सबूत के किसी भी इदारे को, खा हिंदू इदारा हो या मुस्लिम इदारा, उसे आतंकवाद से जोड़ना ये बहुत ही नीची ज़हनियत की बात है, बहुत छोटी ज़हनियत की बात। हम तो हर रोज दुआ के बाद अपने वतन का तज़किरा करते हैं कि हम ये हमारा वतन है, इसके विकास में और इसकी तरक्की में हमारा भी उतना हक है जितना और लोगों का हक है, समझे। हम किसी आतंकवाद की बिल्कुल हिमायत नहीं करते, कतई तौर पे हम उसकी हिमायत नहीं करते, ना हम कोई भेदभाव की बात करते, अपने बच्चों को बदलाते हैं। हमारा वतन है, सब हमारे भाई हैं, सबके साथ कांधे से कांधा मिला के चलना है। For almost 2 decades after independence, Muslim artisans and craftsmen, by dint of their skills, hard work and entrepreneurship, were able to achieve some economic progress in the fields of small-scale industries. The lock industry of Aligarh was one such example developed by the Muslim community. In Moradabad, the traditional brassware produced by Muslims established its hold at the international markets. Similarly, the carpet industry of Bhadohi, bangle and glass works of Farrukhabad, and renowned Banarsi silk sari industry
became an important part of the Indian economy. During this period, the Indian Muslim community not only attained some level of prosperity at the domestic front, but also obtained a financial stake in the country's economy. भारत के लोगों को मुस्लिमों पर फख्र करना चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और भारत में जो दस्तकारी की परंपरा है, इसे मुस्लिम लोगों ने पीढ़ियों से संजो कर रखा है और इसके माध्यम से देश की सेवा वे लोग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मुस्लिम लोगों ने देश को जितना कुछ दिया, देश में जितने भी दस्तकारी के उद्योग हैं, लघु कुटीर उद्योग हैं, ताला उद्योग, पीतल उद्योग, कैंची उद्योग और बनारसी साड़ी, कालीन उद्योग, तमाम ऐसे ऐतिहासिक चीजें जो हमें मुस्लिम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे देश ने, हम लोगों ने, दूसरे समुदाय के लोगों ने उनको उतना कुछ हम लोग ने वापस नहीं किया। जितनी अपनी कला, अपनी चीजें उन लोग ने हम लोगों को दी, वो चीजें हम लोग ने उनको एक नागरिक के हैसियत से जो हमारी सरकारों को देना चाहिए था, वो लोग हम लोग देने में असफल रहे हैं। The changing Indian political landscape and the conflict of political interests unleashed new political forces detrimental to the interests of Muslims. In the decade of 80s, the right-wing Hindu communal forces gradually began to acquire political influence, and consequently, during the planned communal riots in northern India, those towns were particularly made the targets of communal frenzy, where Muslim community had achieved some level of prosperity and upward economic mobility on the basis of their enterprising skills and abilities. ये अलीगढ़ बहुत सेंसिटिव शहर रहा है। यहाँ हमेशा लड़ाई, दंगे, झगड़े, फसाद ये हुए क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ताला व्यापार में आगे था, बहुत आगे था। आज उनकी कंडीशन ये है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिक गई लोहे के भाव में, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोई व्यापारी नहीं आता, क्योंकि पता नहीं कब झगड़ा हो जाए अलीगढ़ में। मुरादाबाद सब मुसलमानों का होल्ड था तांबे और पीतल के कामों में। मुसलमानों को वो आतंकवाद में और हिंदू मुस्लिम फसादों में मुलव्विस किया गया कि वो आज तबाह और बर्बाद हो गए। सन 47 से पहले जो मुसलमानों के इस मुल्क में हालात थे वो बहुत बेहतर थे, हर मैदान में, चाहे वो तालीम का मैदान था, चाहे वो मुलाजमतों का मैदान था, चाहे वो हिंदुस्तान की दिफा के फौज का मैदान था, हर मैदान में मुसलमान नंबर 1 पे था। कारोबार में भी मुसलमान नंबर 1 पे था। सन 47 के बाद जब पाकिस्तान बना, उसके बाद जो मुसलमानों के साथ इस मुल्क के अंदर भेदभाव अपनाया गया और मुसलमानों को अपहाज कर दिया गया, हर मैदान में उनको तहस नहस कर दिया गया, और यहाँ तक किया गया जहाँ मुसलमानों ने टेक्निकल जॉब अपने हाथों में लिए, अलीगढ़ के अंदर मुसलमानों ने ताला बनाना शुरू किया तो अलीगढ़ के अंदर फसादात करके मुसलमानों के ताले के फर्म को खत्म कर दिया गया। मुरादाबाद में मुसलमानों ने पीतल और तांबे का काम, टेक्निकल जॉब हाथ में लिया, वहाँ उन्होंने प्लानिंग के तहत उनको झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया, तालीम से महरूम कर दिया गया, उनके जो कारोबार थे उनको तहस नहस कर दिया गया। मेरठ का भी यही हाल है, जमशेदपुर का भी यही हाल है। पूरे हिंदुस्तान में चुन चुन के मुसलमानों के ठिकानों पर जहां मुसलमान मजबूत रह गए थे, जहां मुसलमानों ने इस मुल्क में रहने का अहद किया था वो मजबूत थे, उन शहरों को निशाना बनाया गया और उन शहरों को तहस नहस कर दिया गया। From the perspective of civil society and human rights groups, occurrences of communal riots at regular intervals and the implementation of neoliberal policies in the country have a definite correlation. This relationship has not been a mere coincidence, but been a part and parcel of a well-planned conspiracy. मुसलमान लोग जो है मतलब मुकुट बनाते हैं कृष्ण भगवान का, रामचंद्र जी का, सीता मैया का, राधा जी का। हमको नहीं पता, उनको सब पता है। खड़ाऊ बनाते हैं अयोध्या में, जो है फूल की मंडी करते हैं। हमारा जो ताना बाना है, इस ताने बाने को अंग्रेजों ने तोड़ा था, औपनिवेशिक ताकतों ने तोड़ी थी, और आज हमारा जो ताना बाना तोड़ने की कोशिश की जा रही, इसलिए कि मुसलमान आज जो है कपड़ा बनाने का काम करता है, पीतल बंद का काम करता है, कुटीर उद्योग का काम करता है, छोटे छोटे धंधे करते हैं, उनके ऊपर हमला करके एक्चुअली भारत के कुटीर उद्योग